हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। तो आज वर्णमाला का ये आखिरी भाग होगा जिसमें हम लोग वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लें संयुक्ताक्षर। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, संयुक्ताक्षर। तो आप लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, जिनने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन्हें जाकर देख लें। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी भी संयुक्ताक्षर का उच्चारण स्थान निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है, जो आपके हैं श, त्र, य और श्रव, ठीक है। ये आपके 4 संयुक्ताक्षर हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इनके उच्चारण स्थान कैसे निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। तो चलिए पहला देखते हैं, आपका श। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। मूल व्यंजन क प्लस मूल व्यंजन स प्लस अ, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर इसका उच्चारण स्थान निर्धारित करना है तो इनका उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्गनीयानाम कंठ है। आई होप कि आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले जो आपको लिखाए गए थे आपने बार बार लिख कर याद कर लिए होंगे ताकि आप एग्जाम में इन्हें भूलें ना, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो पिछली वीडियोज़ को देखकर आप उन्हें तैयार कर लें। तो इसका होता है आपका कंठ। इसी प्रकार अगर सौ का देखें तो हमने यहाँ देखा था ये वाला ईचु यशानाम तालु, जबकि यहाँ पर सौ है, ये आता है आपका ऋतु रसानाम मूर्धा में। तो इसका उच्चारण स्थान होगा आपका मूर्धा। इसी प्रकार औ का देखें तो इसका फिर से वही अकुह विसर्गनीयानाम कंठ है, अर्थात औ भी क्या होगा आपका कंठ का। तो इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका श है संयुक्त वर्ण, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ मूर्धा कंठ, ठीक है। बड़ा आसान है, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं। नेक्स्ट है आपका त्र। तो आप लोग जानते हैं कि ये मिलकर बना हुआ आपका मूल वर्ण त, मूल वर्ण र और अ से मिलकर 2 व्यंजन और 1 स्वर, ठीक है। तो का उच्चारण स्थान देखें तो यहाँ पर हम जाएंगे क वर्ग लृतु लशानाम दंत है, तो इसका हो जाएगा आपका दंत। र का देखें अभी हमने देखा था मूर्धा, और अ का देखें तो अकुह विसर्गनीयानाम कंठ। तो इस प्रकार आपका त्र का जो उच्चारण स्थान बनेगा वो है दंत मूर्धा कंठ, ठीक है। नेक्स्ट देखें ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, ठीक है। तो ये आपका बना हुआ है मूल व्यंजन ज प्लस इसी वर्ग का य, पंचमाक्षर जो है, प्लस अ से मिलकर, ठीक है। तो अगर ज का उच्चारण स्थान देखते हैं तो ये आपका च वर्ग अर्थात स्पर्श संघर्षी वर्ग से बिलोंग करता है। इनका उच्चारण स्थान होता है आपका ईचु यशानाम तालु, तो ये होगा आपका तालु। य की बात करते हैं तो ये भी इसी वर्ग का है, तो ये भी तालु में आएगा, या आप लोग इसी को रखते हैं नासिक्य में क्योंकि ये आपका पंचमाक्षर है, ठीक है। और ये आएगा आपका फिर से अकुह विसर्गनीयानाम कंठ में। तो इस प्रकार आपका ज्ञों का जो उच्चारण स्थान होगा तालु तालु कंठ या फिर तालु नासिक्य कंठ, ठीक है। जो भी एग्जाम में ऑप्शन आता है उसके साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है आपका श्रव, जिसका प्रयोग हम श्री लिखने में करते हैं, श्री या श्रीमती, ठीक है। तो ये बना हुआ आपका श्रव मूल वर्ण र प्लस अ से मिलकर। देखिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जो श्रव है इसमें जो प्रयोग होता है स, ये आपका तालव्य स है, शिव वाला, ठीक है। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। तालव्य स है तो आपने यहाँ पढ़ा था ईचु यशानाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। र का अभी हमने पढ़ा मूर्धा, और अ का हम पढ़ चुके हैं अकुह विसर्गनीयानाम कंठ है। तो इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान बनेगा आपका तालु मूर्धा कंठ। तो ये आपके संयुक्ताक्षर और उनके उच्चारण स्थान है, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी वर्णमाला में केवल ये 4 ही संयुक्ताक्षर प्रयोग होते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपका कुछ अन्य संयुक्ताक्षर भी हैं, कुछ अन्य संयुक्त वर्ण भी हैं जिन्हें लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से संयुक्ताक्षर हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल लें नेक्स्ट, अन्य संयुक्त वर्ण। आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, इनका प्रयोग कहीं ना कहीं किया होगा, लेकिन बहुत अच्छे से इन्हें तैयार नहीं किया है। तो आज हम देख लेंगे कि कौन कौन से हैं जो संयुक्त वर्ण हैं लेकिन इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। तो देखिए संयुक्त वर्ण के लिए सबसे पहले आपने जो
शर्त देखी थी, जो कंडीशन देखी थी, वो ये थी कि यहाँ पर 3 वर्णों का योग होता है, 3 वर्णों का मेल होगा, और दूसरी कंडीशन इन 3 वर्णों में से 2 आपके व्यंजन होते हैं और 1 आपका स्वर होता है। तो जहाँ भी आपका किसी वर्ण में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, वहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक संयुक्त वर्ण है या फिर ये एक संयुक्ताक्षर है। ठीक है, तो देखिए इस आधार पर संयुक्त वर्ण को जो हिंदी वर्णमाला में यूज होते हैं उन्हें 3 प्रकार से बांटा जा सकता है या 3 प्रकारों में रख सकते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं। तो संयुक्त वर्ण आपके 3 प्रकार के आएंगे। पहली कंडीशन क्या होती है कि ऐसे संयुक्त वर्ण जिन्हें एक निश्चित प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है, यानी कि उनका कोई विशिष्ट प्रतीक चिन्ह है, प्लस उन्हें आपका वर्णमाला में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऐसे आपके संयुक्त वर्ण जिन्हें प्रतीक चिन्ह तो मिले हुए हैं लेकिन वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। और तीसरे, ऐसे संयुक्त वर्ण जिन्हें ना तो आपका कोई स्पेशल कोई विशिष्ट चिन्ह मिला हुआ है, ना ही उन्हें वर्णमाला में स्थान मिला है। तो 3 प्रकार के संयुक्त वर्ण यहाँ से बनते हैं। अब हम एक एक करके देख लेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। अगर पहले टाइप की मैं बात करूँ, ऐसे संयुक्त वर्ण जिनको एक निश्चित प्रतीक चिन्ह मिला है और वर्णमाला में स्थान भी मिला है, तो ऐसे संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है, जो कि अभी आप पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इनका श, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कैसे हम कहेंगे पहले टाइप में आए। अगर मैं श की बात करता हूँ तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये बना हुआ है आपका मूल व्यंजन क प्लस मूल व्यंजन स प्लस अ से मिलकर। यहाँ पर देखें क्या ये उस शर्त को पूरी करता है। तो 2 आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, क और स। ठीक है, 2 व्यंजन हो गए, जबकि अ जो है एक स्वर है, अर्थात ये इसकी पहली शर्त को पूरी करता है। ठीक, लेकिन इन तीनों को मिलाकर इसका एक निश्चित प्रतीक बना दिया गया है, जिसे हम इस रूप में लिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका ऐसा संयुक्त वर्ण है जिसका एक निश्चित प्रतीक भी है और इसे वर्णमाला में स्थान भी मिला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं वर्णमाला में यहाँ इन्हें स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये पहला टाइप आता है। यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि भाई ये जो क है, इस क के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके सीधे आगे आपका व्यंजन लिखा है, तो इसका मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है। तो ऐसे वर्ण जिनके साथ स्वर नहीं होता है या स्वर रहित होते हैं, इन्हें सामान्य भाषा में हम कहते हैं आधा वर्ण। प्लस अगर आप इस 100 की बात करते हैं तो इसके साथ आपका स्वर जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कैसा आपका पूरा वर्ण है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई आधा वर्ण किसी पूरे वर्ण के साथ मिलकर कोई नया वर्ण बनाता है, तो इस नए वर्ण को हम संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे, आगे हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो पहली परिस्थिति ये होगी जहां पर संयुक्त वर्णों को मिलाकर एक निश्चित प्रतीक चिन्ह भी दिया है और वर्णमाला में स्थान भी दिया है। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं, ऐसे संयुक्त वर्ण जो संयुक्त वर्ण की शर्त को पूरी कर रहे हैं और उन्हें प्रतीक चिन्ह भी मिला है लेकिन उन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं चलूंगा। पहला एग्जाम्पल देखें, विद्यालय, या फिर आप लोग कहें बाह्य, या फिर चिन्ह, या आपका ब्रह्म। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल के साथ ही हम चलते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेन 4 एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो पहला अगर आप देखते हैं विद्यालय, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको एक संयुक्त वर्ण दिखाई देगा द्य। ठीक है, इस संयुक्त वर्ण को आप लोग जब तोड़ते हैं, ये संयुक्त वर्ण क्यों कहलाता है या फिर इसे हम संयुक्त वर्ण क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब आप इसे तोड़ते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये बना हुआ आपका द प्लस य प्लस अ से मिलकर। अब शर्त देखिए, यहाँ पर आपका द और य ये दोनों व्यंजन है, अर्थात 2 व्यंजन इसमें, और ये जो अ है स्वर है तो एक स्वर भी है। 2 व्यंजन 1 स्वर, अर्थात ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं द के साथ कोई स्वर नहीं है तो ये आधा वर्ण, और य के साथ स्वर है तो ये पूरा वर्ण, अर्थात ये आपका आधा और पूरा वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बना रहे हैं, तो ये आपका संयुक्त वर्ण हुआ। ठीक है, लेकिन आपकी हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं उनमें इसे कहीं भी स्थान नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दूसरे टाइप का संयुक्त वर्ण होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका प्रयोग आपका विद्यालय या फिर विद्या इन चीज़ों में लिखने में किया जाता है। अगला देखें, ये वाला बाह्य, तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका एक संयुक्त वर्ण है। कैसे पहचाना, अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप पाते हैं कि यहाँ पर एक ह लिखा हुआ है
प्लस एक य मिलता है और एक वर्ण मिलता है औ। ये आपका आधा है क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है, जबकि ये आपका पूरा है, इसके साथ स्वर है। या फिर ये दोनों आपके व्यंजन हैं, दो यहाँ पर व्यंजन मिल रहे हैं प्लस एक स्वर मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी एक संयुक्त वर्ण है, लेकिन वर्णमाला में इसे स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो ये दूसरा वर्ण है। ऐसे ही देखें अगला, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ह और इसके साथ आपका न लिखा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक ह है प्लस न प्लस औ, ये इसका सही वर्ण विच्छेद है। यहाँ पर आप पाते हैं कि जो ह है इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, अर्थात ये ह जो है आधा है, जबकि न के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है तो ये पूरा है, तो इसका मतलब ये संयुक्त वर्ण हुआ। और यहाँ से आप वर्तनी की शुद्धता कैसे देखेंगे कि सामान्य भाषा में जो हम चिन्ह कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कुछ इस तरीके का प्रयोग करते हैं चिन्ह, जो कि बिल्कुल गलत वर्तनी है। इसकी सही वर्तनी क्या होगी कि यहाँ पर आपका इसे बोला जाएगा चिन्ह, ठीक है, ना कि चिन्ह। तो चिन्ह में आपका देखिए ह आधा है, जबकि इसमें न आधा है, जो कि गलत है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका ह जो है वो स्वर रहित है, इसलिए ह आपका आधा होगा, जबकि न इसके साथ स्वर जुड़ा है तो ये पूरा होगा। तो ये आपका एक संयुक्त वर्ण हुआ जिसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें वर्तनी का भी। ऐसे अगर आप ब्रह्म की बात करें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है, आपका ह के साथ म जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखें भाई, आपको पहले कौन सा लिखा हुआ दिख रहा है, ह दिख रहा है, इसके बाद आपका म दिख रहा है, तो पहले ह ही लिखेंगे आप लोग, ह लिखें। ठीक है, और इसके बाद आप लोग देखें कि म और औ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, संयुक्त वर्ण में पहला वर्ण आधा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ह आपका आधा वर्ण है और ये म आपका पूरा वर्ण है, या यहाँ पर दो व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं और एक स्वर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक संयुक्त वर्ण है, संयुक्ताक्षर है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में से स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे संयुक्त वर्ण हैं जिनके निश्चित चिन्ह तो हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप पर, जहाँ पर आपके ऐसे संयुक्त वर्ण आएंगे जिनका ना तो कोई निश्चित चिन्ह है, ना ही उनका वर्णमाला में स्थान है, लेकिन इनका प्रयोग लेखन में हिंदी वर्णमाला में किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऐसे वर्ण आपके संयुक्त वर्ण हैं। तो एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग चलेंगे। अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल की, वाक्य, ठीक है, या फिर हम बात करें स्वप्न, या फिर हम लिखते हैं जैसे अम्ल, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले शब्द में आप देखेंगे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है कि भाई अगर ह्य लिखा है तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि ये संयुक्ताक्षर है, ड लिखा है तो अब आप ये भी पहचान लेंगे संयुक्ताक्षर है। यहाँ कैसे पता करेंगे कि कौन सा संयुक्ताक्षर है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। जहाँ पर भी अभी हमने जो शर्त देखी, एक आधा वर्ण किसी पूरे वर्ण के साथ मिल रहा है, आप समझ जाएंगे कि वो संयुक्त वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक आधा वर्ण है, एक पूरे के साथ मिल रहा है, यहाँ देखें एक आधा है, एक पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण होगा। अब इसे संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क आधा लिखा हुआ है, अर्थात ये स्वर रहित है, प्लस इसके साथ आपका य पूरा लिखा है, अर्थात इसमें आपका स्वर है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके दो व्यंजन निकल कर आते हैं, क और य, जबकि एक स्वर है। तो आप जानते हैं ये शर्त किसकी है, संयुक्त वर्ण होने की या संयुक्ताक्षर होने की। इसीलिए जो आपका क्यों है ये भी क्या होगा, एक संयुक्त वर्ण होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्वप्न की। तो यहाँ पर आप लोग देखें कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि प आधा है अर्थात स्वर रहित है, जबकि न आपका पूरा है अर्थात स्वर सहित है। तो इस प्रकार यहाँ भी आपके दो व्यंजन मिलेंगे, एक स्वर मिलेगा, ये संयुक्त वर्ण है। या आप कह सकते हैं कि एक आधा वर्ण मिल रहा है आपका प और इसके साथ आपका एक पूरा वर्ण मिल रहा है न, ये कि आपका पूरा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, एक संयुक्त वर्ण होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात करें म और ल। ठीक, इसको आप देखें तो यहाँ पर आपका म स्वर रहित दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है, जबकि ल आपका स्वर सहित है। तो इस प्रकार यहाँ भी आपके दो व्यंजन एक स्वर मिलते हैं, तो ये भी संयुक्त वर्ण है। लेकिन इनमें से किसी भी संयुक्त वर्ण का कोई निश्चित चिन्ह नहीं है और ना ही इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्थान मिला है, इसलिए तीसरे प्रकार के संयुक्त वर्ण में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जहाँ पर आपका एक आधा वर्ण मिला होगा, एक पूरा वर्ण मिला होगा, तो ये आपका संयुक्त वर्ण होगा। इसमें दोनों संयुक्त वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो तीसरा प्रकार आप लोगों ने देखा
उसी में एक और इसका थोड़ा सा विकसित रूप आता है जिसे हमने अलग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसको अलग से नाम दिया गया है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें नेक्स्ट द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट हेडिंग डालें द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो देखिए समझते हैं क्या होता है। पहले आप द्वित्व की बात करें तो नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर दो का भाव है, अर्थात कोई चीज़ यहाँ पर दो बार आ रही होगी या दो का जिक्र होता होगा, तो यहाँ पे दो का भाव आपको दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम द्वित्व रखा गया है। तो क्या होता है इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने तीसरे टाइप में देखा था एक एग्जाम्पल वाक्य। इसमें आप देखते हैं कि जो आपका आधा और पूरा मिल रहे हैं ये संयुक्ताक्षर होगा, संयुक्त वर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क जो है ये स्वर रहित है, लेकिन य जो है ये आपका स्वर सहित है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करने के बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ तो आपका दो व्यंजन है और एक आपका स्वर मिलता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक संयुक्त वर्ण है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो दो व्यंजन इसमें दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही व्यंजन क्या हैं, असमान हैं। जबकि मैं अगर इसी की जगह दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं पक्का, तो इसमें आप देखें यहाँ पे भी आधा और पूरा वर्ण मिल रहे हैं, तो संयुक्त होगा। क्या क्या मिले हैं, एक क है जो कि आपका स्वर रहित है, प्लस दूसरा क है जिसमें आपका स्वर जुड़ा है आ, दो व्यंजन और एक स्वर, तो ये भी क्या होगा, एक संयुक्त वर्ण ही होगा। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले दोनों ही व्यंजन क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं ऐसे संयुक्त वर्ण जिनमें दोनों ही व्यंजन समान हो इन्हें कहा जाएगा आपका द्वित्व व्यंजन। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक, तो ऐसे अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका, जैसे मक्का है या आपका अम्मा है या अन्न है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लें जैसे अन्न है तो इसमें आपका नौ आधा दिखाई दे रहा है, स्वर रहित लिखें, प्लस दूसरा भी नौ है जो कि स्वर सहित है। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि दोनों ही व्यंजन समान है। अम्मा में देखिए मौ आपका स्वर रहित है, दूसरे मौ के साथ आ की ध्वनि लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ भी दोनों ही व्यंजन क्या हैं, समान है। तो ऐसे सभी संयुक्त वर्ण जहाँ पर दोनों व्यंजन आपके समान होंगे उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हमने कवर करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लें, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई महत्व है नहीं ज़्यादा, वैसे भी आप लोगों ने याद कर ली होगी वर्णमाला। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो हम सभी को एक साथ लिख लेंगे सारे गुणधर्मों के साथ। ठीक है, तो देखिए संयुक्त अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, पहले ये समझें। ऐसे व्यंजन जिनके गुणधर्म स्वर और व्यंजन के मध्य के हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, य, र, ल तथा वो, ये आपके 4 संयुक्ताक्षर हैं, सॉरी अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो इनके कुछ स्पेशल गुणधर्म आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम आइए एक एक करके देख लेते हैं सारे गुणधर्मों को। पहले हम य की बात करते हैं। तो अगर आप य के गुणधर्म देखेंगे तो आप लोगों ने ये करना है कि जितने आधार पर हमने व्यंजनों को वर्गीकृत किया सारे आधार यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो पहले य की बात कर लेते हैं। पहली बात, प्रयत्न के आधार पर एक किस प्रकार का व्यंजन है, तो ऊपर लिखा हुआ है भाई अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर एक ऐसा व्यंजन है, तो हमने पढ़ा था ईचू यशानाम तालु, तो ये आपका तालव्य व्यंजन है। तीसरी बात, अगर हम देखें घोषत्व के आधार पर एक ऐसा व्यंजन है, तो आप लोग देखेंगे कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन सभी सघोष होते हैं, तो ये आपका सघोष होगा। चौथी कंडीशन आप देखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राणत्व के आधार पर कैसा है, तो हमने बताया था कि अल्प प्राण और महाप्राण दो टाइप के होते हैं, अ से अल्प, अ से अंतस्थ, तो ये सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, तो ये भी क्या होगा आपका अल्प प्राण होगा। ठीक है, पांचवी कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे अलग ग्रुप में रखा गया है, जी हाँ, ये आपका कहलाता है आप अर्ध स्वर। ठीक है, तो ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी होगी। इसी प्रकार आप सारी जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे आपने लिखा र, पहली कंडीशन, क्या ये अंतस्थ व्यंजन है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या ये तालव्य व्यंजन है, जी नहीं। ये है आपका ऋतु रसानाम मूर्धा, तो ये आपका मूर्धन्य व्यंजन में आता है, ये इसका स्पेशल गुण है। तीसरा, क्या ये घोषत्व के आधार पर सघोष है, बिल्कुल है, सारे व्यंजन सघोष हैं आपके अंतस्थ।
अगर ये प्राणत्व के आधार पर देखें तो सारे अंतस्थ अल्प प्राण हैं, तो ये भी अल्प प्राण। क्या इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। ये आपका क्या होता है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ठीक है, तीसरी बात देखें आप लॉ की, तो पहली कंडीशन के साथ चलते हैं। क्या ये अंतस्थ है? बिल्कुल है भैया, प्रयत्न क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्या ये मूर्धन्य है? बिल्कुल नहीं। लिर्तु लशा नाम दंत है, तो ये कैसा है आपका, दंत व्यंजन है। ठीक, दंत व्यंजन। तीसरी कंडीशन, क्या ये सघोष है? बिल्कुल है, सारे के सारे आपके अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। चौथी कंडीशन देख लें, क्या ये अल्पप्राण है? बिल्कुल है, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है। चौथी बात, क्या ये परकंपित या लुंठित है? नहीं। इसकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो इसे क्या कहा जाता है, आपका पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देखें, वॉ के साथ चलते हैं। पहली कंडीशन, क्या ये अंतस्थ है? बिल्कुल है। क्या ये दंत है? जी नहीं। ये कैसा है फिर, आपका एकमात्र ऐसा व्यंजन जो आपका एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, दंतोष्ठ। ठीक है, ये दंतोष्ठ प्रकार का होता है, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। तीसरा, क्या ये आपका सघोष है? बिल्कुल है। क्या ये आपका अल्पप्राण है? बिल्कुल है। क्या ये आपका पार्श्विक है? जी नहीं। तो ये किस प्रकार का है? इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये भी आपका अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अंतस्थ व्यंजनों में य और व यानी कि पहला और आखिरी व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। तो इस प्रकार आप लोग एक चार्ट बनाकर अंतस्थ व्यंजनों को एक साथ रख लें। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन में ही आपका एक ऐसा व्यंजन और है जिसकी प्रॉपर्टी अन्य व्यंजनों से बहुत ज़्यादा अलग है और स्पेशल भी है। वो व्यंजन है आपका रॉ। ठीक है, देखिए क्या इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरली आप लोगों ने सुना होगा, हम आगे टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे, आपने सुना होगा कि जो स्वर होते हैं इनकी सहायता से ही आपके व्यंजन उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैंने कहा क प्लस, इसका हमने अगर वर्ण विच्छेद किया तो क प्लस अ, इस प्रकार से। लेकिन इसे लिखने के लिए हम केवल क लिखते हैं, ना कि ऐसा। तो इसका मतलब है कि जो अ ध्वनि है वो इसमें निहित होगी। तो जब कोई स्वर किसी व्यंजन में निहित होता है तो वो एक निश्चित प्रतीक के रूप में निहित होता है, एक निश्चित प्रतीक चिन्ह के रूप में निहित होता है। इसी प्रतीक चिन्ह को कहा जाता है आपका मात्रा इसकी। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्वरों की मात्रा के सहायता से होता है, यानी कि स्वरों की जो मात्राएं होती हैं इनकी सहायता से इन्हें लिखा जाता है या उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्वर होते हैं सारे स्वरों की, अ को छोड़कर सभी स्वरों की आपकी मात्राएं हैं, लेकिन एक आपका ऐसा व्यंजन भी है जिसकी अपनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा विशिष्ट होता है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें, और इसके कितने रूप हैं, कैसे प्रयोग होता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए रॉ के आपके 4 रूप मिलते हैं। ठीक, रॉ के आप हेडिंग डालें, रॉ के विभिन्न रूप प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो उसमें आप लिखें 4 रूप हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? 2 प्रकार से प्रयोग होगा इसका, या 2 प्रकार से इसके रूप बनेंगे। पहला साधारण रूप, या फिर इसे आप लोग कह सकते हैं मूल रूप, और दूसरा मात्रा के रूप में। 2 प्रकार से हिंदी वर्णमाला में लेखन में स्वर इस रॉ का प्रयोग किया जाता है, जो कि अंतस्थ व्यंजन है, साधारण या मूल रूप में और मात्रा के रूप में। ठीक है, तो देख लेते हैं साधारण या मूल रूप और मात्रा रूप क्या क्या होते हैं। साधारण रूप आपका 1 ही होगा, मात्रा के रूप में 3 होंगे, तो टोटल मिला के आपके 4 रूप निकलेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रॉ के विविध रूपों पे। पहला आपका साधारण रूप में, साधारण रूप में, तो साधारण रूप में कहने का मतलब है कि जैसा हमें रॉ दिखाई देता है, जैसा इसके लिए प्रतीक बना हुआ है, इसी रूप में इसका प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल के साथ चलें, रमेश, या आपने लिखा जैसे परहेज, या आपने लिखा परदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रॉ का सामान्य रूप है, साधारण रूप, उसी का प्रयोग हुआ है सीधे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये आपका रॉ का साधारण रूप है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में, तो मात्रा के रूप में इसकी 3 मात्राएं निकल के आती हैं भाई। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने इस क में देखा, मैं लिखूं का, इसका वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो क प्लस आ, तो इसमें अ की मात्रा जुड़ती है, ये क है, और आ की मात्रा होती है आपकी ये, तो इसके साथ हम इसे जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से आ बनता है। तो आपका जो मात्रा होती है वो किसी ना किसी वर्ण के साथ लगती है। तो यहाँ आपका हिंदी में तो यहाँ आपका रॉ की अगर मात्राएं हैं तो ये भी किसी वर्ण में जुड़ती होंगी। ठीक है, किसी व्यंजन में जुड़ती होंगी, और हमारे पास व्यंजन है टोटल, अभी हमने देखा था क से लेकर ह तक, तो उन्हीं में इसकी मात्राएं जुड़ती हैं। तो इसके पहले कि आप लोग ये समझें मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे होता है,
उससे पहले आप देखेंगे व्यंजन के कितने टाइप हो सकते हैं जिनमें इसकी मात्रा लगेगी, ठीक है। तो व्यंजन भाई दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, खड़ी पाई के वर्ण और दूसरा जिनमें खड़ी पाई यूज नहीं होती अर्थात गोल वर्ण। खड़ी पाई के वर्ण कौन से हैं? ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई यूज होती है, ठीक है। जैसे ये खड़ी पाई है, अगर आप पहले से लेकर लास्ट तक देखें तो आप बना के देखें, क बनाया, हाँ भाई बन गया खड़ी पाई से, ख बनाओ ये भी बन जाता है, एक खड़ी पाई से गौ बनाने की कोशिश करो ये भी बन गया, घ बनाते हैं खड़ी पाई से तो ये भी बन गया, अंगो बनाते हैं खड़ी पाई से ये नहीं बना। तो इसका मतलब हुआ कि क ख ग घ खड़ी पाई के हैं लेकिन अंगो नहीं है। तो इसी प्रकार आपका बहुत से वर्ण खड़ी पाई के हैं और बहुत से वर्ण ऐसे हैं जो गोल वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ चलें तो पहला अंगो है, या फिर इसका टॉ ठॉ डॉ है, ठीक है, या दो ह, ये सब क्या है गोल वर्ण है, इनमें खड़ी पाई नहीं है, ठीक। तो जब हम किसी खड़ी पाई के वर्ण में इस रॉ की मात्रा लगाएंगे तो उसका स्वरूप कुछ अलग होगा, और गोल वर्ण में रॉ की मात्रा जब प्रयोग करेंगे तो उसका स्वरूप कुछ और होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसे देखा। अब देख लेते हैं रॉ के रूप इनमें कैसे प्रयोग होता है। तो पहली कंडीशन देखें मात्रा के रूप में। कंडीशन ये है कि आपका खड़ी पाई का कोई वर्ण हो, खड़ी पाई का वर्ण, लेकिन कैसा होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्वर रहित यानी कि आधा, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके साथ अगर आपका जुड़ता है रॉ, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? पूरा स्वर सहित। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका रॉ की मात्रा लगती है वो इस खड़ी पाई के पैर वाले हिस्से में तिरछी रेखा के रूप में लगती है, ऐसे तिरछी रेखा बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपने कहा प्रकाश या क्रम, ठीक है, प्रदीप, तो इस प्रकार से, या प्रतिदिन आपका रॉ की मात्रा लगती है किसी खड़ी पाई के वर्ण में, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से आप एक चीज़ और समझ लें कि जब आप प्रकाश का वर्ण विच्छेद करेंगे इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था। तो देखें प्रकाश का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो हमने कहा कि कंडीशन क्या है, जब भी आपको ऐसी रॉ की मात्रा दिखती है, कोई खड़ी पाई का वर्ण और तिरछी रॉ की मात्रा, तब आप समझ जाएंगे उसके लिए कंडीशन क्या होगी। खड़ी पाई का जो वर्ण होगा वो आधा होगा और रॉ होगा पूरा। तो आप कैसे लिखेंगे? पौ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपने लिखा पौ, लेकिन ये कैसा है? स्वर रहित होना चाहिए आधा, तो आप आधा लिखें, इसके साथ कोई स्वर नहीं। दूसरा आप लोग लिखेंगे यहाँ से क्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सही करने के लिए आप लोग को अगर ये समझ नहीं आता है कि पौ के बाद क्या लिखना चाहिए, तो आप लोग इसे अपने सामान्य भाषा में लिखें। प्रकाश है तो आप लोग लिखें प्रकाश। अब आप लोगों को बड़ा आसान पड़ जाएगा इसका वर्ण विच्छेद करना, ठीक है। प्रकाशो, तो प ये कि आधा है आप लोगों का, रॉ इसके बाद सीधे आ रहा है आपका रॉ, लेकिन रॉ कैसा होगा? पूरा होगा, तो इसके साथ आप वर्ण लगाएं, स्वर वर्ण, ठीक है। इसके बाद फिर कार है तो क प्लस आ की मात्रा, सौ आता है तो 100 प्लस आ की ओ की मात्रा, तो ये इसका सही वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया और इस प्रकार से आपका कंडीशन ये है, तो आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा क्रम का अगर आप लोग देखें, ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं भैया, उनका खुद करें, आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्रम, तो इसमें भी आप लोग अपने सामान्य भाषा में लिख लें, क्रम है तो करम लिख लिया आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका क, जो कि आधा होगा इसके अनुसार। इसके बाद सीधे आ रहा है रॉ, तो रॉ लिखेंगे, लेकिन रॉ पूरा होगा तो रॉ के साथ ओ, ये दोनों मिलकर एक पूरा रॉ बनाएंगे। इसके बाद है मो, तो मो प्लस ओ, तो ये आपका क्रम का सही वर्ण विच्छेद है, ठीक है। तो ये है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखें रॉ की, तीसरा इसका प्रयोग, तो वर्ण खड़ी पाई के हो चुके, दूसरे आते हैं गोल वर्ण। तो शर्त यह है कि गोल वर्ण हो, लेकिन कैसा हो? आपका आधा हो। तो यहाँ पे भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आधा, और उसके साथ रॉ वर्ण कैसा लगेगा? आपका पूरा। तो ऐसी कंडीशन में मात्रा कैसी बनती है? मात्रा लगती है आपकी इस प्रकार की। एग्जाम्पल है ट्रक, ड्रम, ठीक है। वर्ण विच्छेद, तो देखिए पहली बात आप लोग इस मात्रा को समझें, उसके बाद वर्ण विच्छेद में बताता हूँ। जो आपके खड़ी पाई के वर्ण हैं जैसे क, इसको स्वर रहित कीजिए, तो आपने ऐसे इसके नीचे हलंत लगाया और अ बाहर निकाल दिया। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर क को आधा लिखना है जैसे मक्का में लिखा हुआ है, आप लोग हलंत ना लगाकर इसके इस वाले पार्ट को आधा कर देते हैं, ठीक है। या ख में क्या करेंगे? आप लोग खड़ी पाई को हटा देंगे। तो इस प्रकार से इन्हें आधा लिखा जा सकता है खड़ी पाई के वर्ण को। लेकिन अगर कोई गोल वर्ण है जैसे ट, इसको आधा लिखना है तो हलंत लगेंगे।
लेकिन दूसरा इसका कोई टाइप नहीं है आधा लिखने का, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसे ऐसे ही आधा लिखा जा सकता है, हम इसका ऊपर का ये हटा के या नीचे का हटा के नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास मजबूरी है, हम क्या करेंगे, अगर टॉ को मैंने आधा लिखना है तो इसके नीचे हलंत ही लगाएंगे। और जब ऐसी कंडीशन में आपका रॉ की मात्रा इसमें लगती है, तो आप जानते हैं रॉ की मात्रा एक तिरछी रेखा के रूप में लगती है, तो ये रॉ की मात्रा यहाँ से लगती है। इसीलिए आपका इस कंडीशन में जो रॉ की मात्रा बनती है वो इस प्रकार बन के निकलती है। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि ये रॉ की मात्रा है, ये आपका हलंत है, जबकि ये आपकी रॉ की मात्रा होगी, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखें। तो अब इसका वर्ण विच्छेद देख लेते हैं भाई। ट्रक है, कैसे वर्ण विच्छेद होगा, अपने सामान्य भाषा में लिखो, ट्रक लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले टॉ, लेकिन होना चाहिए आधा, तो आप इसके स्वर रहित इसे लिखें। इसके बाद सीधे रॉ आया है, रॉ पूरा होता है तो इसे स्वर सहित लिखें, प्लस कॉ, कॉ प्लस ऑ, तो ये आपका ट्रक का वर्ण विच्छेद हुआ, सही वर्ण विच्छेद, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ड्रम का देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, ड आधा होगा, प्लस रॉ प्लस ऑ प्लस मॉ प्लस ऑ, ये इसका वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके लास्ट कंडीशन की बात करें, रॉ का चौथा रूप, खड़ी पाई के भी आधे वर्ण हो गए, आधे वाले गोल वर्ण भी हो गए। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब पूरे वर्ण की बारी आई। तो खड़ी पाई का या फिर गोल, कोई भी वर्ण हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, पूरा। पूरा कहने का मतलब स्वर सहित होना चाहिए। लेकिन रॉ कैसा होगा, यहाँ पे रॉ होगा आधा, अर्थात स्वर रहित। तो ऐसी कंडीशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्वर की मात्रा बनेगी इस रॉ की, ये बनेगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आप देखें, गर्व, पर्व, गंधर्व, कुछ भी, ठीक है। रॉ की ये मात्रा जिसमें क्या होता है, किसी खड़ी पाई या गोल वर्ण के साथ आधे रॉ की मात्रा लगते हैं, यानी कि रॉ आधा होता है। इस मात्रा को आपका एक स्पेशल नाम दिया गया है, रेफ वर्ण, इसे बोला जाता है रेफ वर्ण। तो आप लोग ध्यान रखें कि रेफ वर्ण क्या है, रॉ की आधी मात्रा जो कि आपका किसी खड़ी पाई या गोल वर्ण पर लगी हुई है, ठीक है, आधे रॉ की मात्रा। अब इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। गर्व कैसे आप लोग तोड़ेंगे, अपने सामान्य भाषा में लिखें, ग र व, अर्थात पहले गो आएगा फिर रॉ फिर वो, ठीक है। तो देख लें, ग ये आपका पूरा होगा, ठीक है, इसके हिसाब से पूरा होगा, प्लस रॉ कैसा होगा, आधा, यानी कि स्वर रहित, इसके साथ कोई स्वर नहीं लगाना है, प्लस व प्लस ऑ। तो ये आपका गर्व का सही वर्ण विच्छेद होगा। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए अच्छे से इसे सीख लें। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि खड़ी पाई का या फिर गोल वर्ण जो है ये हमेशा पूरा होगा, अर्थात इसके साथ स्वर लिखना आवश्यक है, जबकि रॉ जो होगा स्वर रहित होगा। तो जब भी आपका ऐसा कोई शब्द आपको दिखता है जहाँ पर रॉ की मात्रा ऊपर से लगी हुई है, अर्थात रेफ वर्ण है, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखेंगे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर रॉ स्वर रहित होगा, यानी कि आधा होगा, जबकि अन्य सभी वर्ण कैसे होंगे, पूरे होंगे, ठीक है। पर्व का आप संधि विच्छेद, सॉरी वर्ण विच्छेद स्वयं कर सकते हैं, ठीक। तो ये रॉ के विविध रूप आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, स्वरों की मात्राएं, पूरी हेडिंग डालना आप लोग, स्वरों की मात्राएं, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। अभी हमने बताया आप लोगों को कि कोई भी व्यंजन जो है ये स्वर की सहायता से बोला जाते हैं, कोई भी व्यंजन हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया आपका का, ये स्वर के सहायता से ही उच्चारित हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखा हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्वरों की सहायता ली जा रही है ये किस रूप में ली जाती है, सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह के रूप में ली जाती है, ठीक है, एक प्रतीक के रूप में। और जिस प्रतीक चिन्ह की सहायता से कोई वर्ण, कोई व्यंजन वर्ण उच्चारित होता है या लिखा जाता है, उसी प्रतीक चिन्ह को कहा जाता है आपका मात्रा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो ये मात्रा है व्यंजनों का उच्चारण करने हेतु स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि स्वर किस प्रकार जुड़ेंगे उसको निश्चित करते हैं, ठीक। तो ये होती है आपकी मात्राएं। तो भाई जितने स्वर होंगे उतनी मात्राएं भी होंगी। तो देख लेते हैं स्वर कितने हैं आपके, ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके 11 स्वर आते हैं, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में 11 स्वर होते हैं। पहले अगर औ की मात्रा की बात करें तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, औ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए औ को उदासीन स्वर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आ की मात्रा की बात करें तो आ की मात्रा सिर्फ एक खड़ी पाई,
ई की बात करें तो इसकी मात्रा होती है आपकी छोटी ई है, तो आगे से लगते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा किसका, एग्जाम्पल लिखा किसका। अब यहाँ पर आपकी छोटी ई की मात्रा है, तो मूल वर्ण है क, इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या जोड़ा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा ये जोड़ा हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपकी छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो ये छोटी ई की। ऐसे ही अगर मैंने लिखा चीज, हमने लिख दिया चीज, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो चौ मूल वर्ण है, इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है पार्ट ये, तो इसीलिए बड़ी ई की मात्रा होती है आपकी इसका उल्टा ये वाली, ठीक है। ऊ की मात्रा देखें, छोटे ऊ की ये होती है, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, ठीक है। जैसे आपने लिखा कुप्रशासन, यहाँ पर देखिए क के साथ एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है ऐसे, तो ये छोटी ऊ की है। ऐसे आप लोग लिखें जैसे दूरी, तो यहाँ दूरी में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है मूल वर्ण दो के साथ, ठीक है, तो ये बड़ी ऊ की होगी। री की मात्रा ये होती है भाई, इसे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अभी हमने रेफ वर्ण में रॉ की मात्रा भी ऐसी पढ़ी। अंतर है, ये आपकी खड़ी पाई के नीचे लगती है, जबकि रॉ की मात्रा आपकी खड़ी पाई के ऊपर लगती है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लें, पृथ्वी, अब यहाँ पे प मूल वर्ण है ऐसे, इसके नीचे ये मात्रा लगी हुई है, तो ये है आपकी री की मात्रा, ठीक है। ऐसे ए की मात्रा देखें, तो ए की मात्रा में आपने सिरोरेखा के ऊपर केवल एक लाइन पड़ी होती है। आई की मात्रा देखें तो सिरोरेखा के ऊपर दो आपकी मात्राएं हैं। ओ की मात्रा देखें तो इसमें आपका सिरोरेखा प्लस खड़ी पाई, इसके ऊपर एक मात्रा, और औ की मात्रा में सिरोरेखा और खड़ी पाई, उसके ऊपर दो मात्राएं, ठीक है। जैसे आपने लिखा और, ये देखें इसमें ओ के साथ आपका ये है ओ, इसके साथ एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है एक खड़ी पाई और दो मात्राएं, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। तो ये आपकी मात्राएं होती हैं। अब यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो मात्राएं हैं उनकी संख्या कितनी है, सिर्फ 10, जबकि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि अ जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। ये ध्यान रखें कि अ क्या है आपका उदासीन स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हैं आपकी स्वरों की मात्राएं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहां से मुझे लगता था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यहीं पे हम वर्णमाला को समाप्त करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।